हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग IBACIO के इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये एग्ज़ाम हुआ था फेब 2021 में। 3 दिन हुआ था, 18 फेब को, 19 फेब को और 20 फेब को। ठीक है, तो 18 वाला हम लोग पेपर सॉल्व कर चुके हैं। 3 सेट था, मॉर्निंग शिफ्ट का, दोपहर वाली शिफ्ट का और इवनिंग शिफ्ट का 3 लगा चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं 19 फेब का पेपर सॉल्व करने और ये है हमारा पहली शिफ्ट का पेपर, सुबह वाली। ठीक है, तो डिस्कशन इस तरह से हमारे कितने हो गए? 4। 3 डिस्कशन किसके हो गए थे? 18 के। 19 में आज शुरू किया है तो 19 का पहला वाला चौथा हो गया। ठीक है ना, तो आप लोगों ने PDF तो सॉल्व ही कर लिया होगा। PDF कहाँ से मिलेगा ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। और इसके पहले जिन लोगों ने नहीं देखे हैं तीनों, तो आज वाला देख लो भैया, उसके बाद वाले भी देख लेना। जो लोग हमारे साथ पहली बार आज जुड़े हुए हैं, आप लोगों को बता दो कि इसके पहले भी हम लोग डिस्कशन 3 कर चुके हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। और केवल IB का ही नहीं, इसके पहले हम लोग CGL का, CHSL का, MTS का और स्टेनो का बहुत सारा डिस्कशन करा दिया है। तो आप उन सबको करते रहिए और इधर तो रोज़ का रोज़ मिल ही रहा है, क्रम हमारा आगे बढ़ता रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो बेटा पहला क्वेश्चन देखो, ये अंडरलाइन कर दिया। तो अंडरलाइन करने का मतलब 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो साइनोनिम एंटोनिम हो सकता है, या तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी क्वेश्चन कभी कभी अंडरलाइन करके पूछ लेते हैं और कभी कभी फ्रेज इंप्रूवमेंट पूछ लेते हैं, कभी कभी इडियम पूछ लेते हैं। तो ये किसका है? ये है इडियम का क्वेश्चन। ठीक है, तो जो अंडरलाइन किया हुआ है वो एक इडियम है, उसकी मीनिंग बतानी है, इनमें से कौन सी हो सकती है। पढ़ के एक बार देख लो। हैव यू सीन क्लेयर लेटली? आपने हाल ही में क्लेयर को देखा क्या? अब बता रहे हैं कि हमने देखा है। और क्या हो गई है? सी हैज़ बिकम एज थिन एज अ स्टिक इन द लास्ट 6 months। पिछले 6 महीनों में वो इतना पतली हो गई है, इतना पतली हो गई है जैसे स्टिक मतलब ऐसे एक पतली से डंडे जैसी। अब इतना भी दुबला कोई नहीं होता है, ये हाइपरबोल है। लेकिन कहने का मतलब क्या हुआ? इडियम तो इडियम होता है, इसका मतलब निकालो। ठीक, इतनी दुबली पतली। अब देखो मीनिंग क्या आएगी? बी एक्सट्रीमली वीक। देखो ये जो वीक होता है ना, वो किसके लिए होता है? फिजिकल नहीं होता, ये क्या होता है? कमजोरी, ताकत के रूप में होती है। अगर कोई ताकत से कमज़ोर होता है तो वीक होता है। तो जरूरी नहीं जो दुबला पतला आदमी है उसके पास ताकत ना हो। कई बार ऐसा होता है कि जो दुबला पतला होता है उसके पास ताकत ज़्यादा होती है मोटे वाले की अपेक्षा। ठीक है, तो ये सटीक नहीं बैठ रहा है। एक्सट्रीमली स्किनी, स्किनी का मतलब क्या होता है? बहुत ही थिन, एकदम दुबला पतला, मरियल सा हो गया है कोई, हड्डियाँ दिख रही हैं। ठीक है, तो हड्डियाँ रह गई हैं और स्किन हड्डियों पे चिपकी हुई नजर आ रही है, मांस कहीं नहीं है। तो ये हो जाता है स्किनी, एकदम से हड्डियों का ढांचा बन के रह गया है। तो एज थिन एज स्टिक का मतलब यही होगा, बहुत ज़्यादा दुबला, बहुत ज़्यादा पतला हो जाना। तो दूसरा वाला आंसर हमको सटीक लग रहा है। टू बी सस्पिशियस, यहाँ सस्पिशियस और एंथुजियाज्म का कोई लेना देना नहीं है, शारीरिक रूप से बहुत ही दुबला और पतला हो जाना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? वही अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ABCD दिया हुआ है, आपको अरेंज करना है इसको। ठीक, स्टार्ट करो। लिखा है कल्टीवेटिंग पॉजिटिव मेंटल स्टेट्स। मतलब यहाँ कल्टीवेटिंग मतलब खेत नहीं, खेती करना नहीं है, जुताई करना नहीं है। कल्टीवेट करना वैसे होता है ग्रोइंग, क्रॉप ग्रोइंग के लिए आता है। लेकिन जब आप दिमाग को कल्टीवेट करेंगे तो इसका मतलब आप अपने दिमाग में पॉजिटिव या निगेटिव थॉट्स कल्टीवेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कल्टीवेटिंग पॉजिटिव मेंटल स्टेट। पॉजिटिव मेंटल स्टेट मतलब एकदम अच्छे विचार आपके दिमाग में पैदा हों। आई थिंक दैट, ये सेंटेंस का स्टार्टर हो सकता है। आगे लिखा है कि लाइक काइंडनेस एंड कंपैशन। तो ये जो पॉजिटिव मेंटल स्टेट है, तो ये पॉजिटिव मेंटल स्टेट यही है, काइंडनेस और कंपैशन, सहानुभूति और दया। डेफिनेटली लीड्स टू, ये दोनों चीज़ें निश्चित रूप से अगर आप अपने दिमाग में पॉजिटिव मेंटल स्टेट कल्टीवेट करते हैं तो निश्चित रूप से ये लीड करेगी। मतलब इसका नतीजा होगा, क्या नतीजा होता है? बेटर साइकोलॉजिकल एंड हेल्थ हैप्पीनेस। ठीक है, तो C के बाद तो D लगा हुआ पक्का है, C के बाद D लगा देंगे। बस ये होगा कि B से स्टार्ट करो, B के बाद A लगा दो। आई थिंक दैट, शुरुआत से अब सेंटेंस कैसे बन रहा है, क्रम लगा के देख लो जरा। ये पहला कर दो, ये दूसरा कर दो और तीसरा चौथा क्रम में है। तो आई थिंक दैट कल्टिवेटिंग पॉजिटिव मेंटल स्टेट्स, लाइक ये हो गया एग्जाम्पल, लीड्स टू बेटर साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो BA के बाद CD, कहाँ है आपका ऑप्शन? BACD, ये रहा आपका BA के बाद CD, चौथा वाला आंसर हो गया। ठीक है ना, कोई शक सुबह डाउट हो तो बता दो। ठीक है, आगे आ जाओ।
आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से अंडरलाइन किया हुआ है। अब ये अंडरलाइन किया हुआ है, देखिए यहाँ पे करना क्या है हमको, दे आर नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, मतलब क्या हुआ, यहाँ अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो तो आप इसको चेंज करो, अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है तो फिर यही रहने देंगे। ठीक, तो सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के देखते हैं, इसको एक बार क्लियर कर लें उसके बाद बताते हैं। देयर ऑलवेज हैव बीन अ साइजेबल इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट्स फ्रॉम मैक्सिको इनटू अमेरिका। मैक्सिको से अमेरिका में जो इमिग्रेंट्स होते हैं, जो बाहर से आते हैं आवासी, उनका लगातार आना बना रहता है। साइजेबल का मतलब क्या होता है, काफ़ी अधिक मात्रा, काफ़ी अधिक संख्या में। तो अब देखो, जो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है देयर का, वो क्या दिया हुआ है, देयर लगा, देयर के बाद वर्ब लगी हुई है, हैव बीन किसके लिए लगा, अ साइजेबल इन्फ्लक्स, अ साइजेबल इन्फ्लक्स यही हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट, इसी के लिए आप वर्ब लगाओगे। और इसके पहले क्या लगा हुआ है, आ लगा हुआ, आ लगने का मतलब ये सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर में मतलब हैव की जगह हमको हैज़ लगाना है। और दूसरी बात, एक तो हो गया हैज़ वहाँ होगा वहाँ पे, दूसरी मिस्टेक बताएं आपको, ये जो ऑलवेज लगता है ना, ऑलवेज कहाँ लगेगा, जहाँ नॉट लगाते हैं, तो हैव और बीन के बीच में ऑलवेज लगाना है। हैव हो गया हैज, और हैज के बाद ऑलवेज लगाइए, फिर आप बीन लगाइए, तो हैज ऑलवेज बीन। देखो इज ऑलवेज बीइंग नहीं होगा, क्या होगा, हैज ऑलवेज बीन, ये आपका होगा। वर लगा नहीं सकते हो, वर के साथ बीन लगता नहीं है, ये गलती हो जाएगी। ठीक है, तो हैज ऑलवेज बीन लगाइए। ठीक है, अच्छा, ये इज ऑलवेज बीइंग क्यों नहीं होगा, क्यों, देखो पैसिव वॉइस में नहीं बनना है ना, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इज के साथ बीइंग लगाएंगे पैसिव वॉइस बन जाता है। ठीक है ना, चलें आगे। चलिए, तो आपका आंसर कौन सा हुआ इसमें, दूसरा वाला हुआ। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से देखो वही अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो पढ़ते हैं, पढ़ के देखते हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट है, पैराग्राफ तो है नहीं लग रहा मुझे। माई अटेंशन वॉज ड्रॉन टूवर्ड्स अ ह्यूज क्राउड दैट वॉज फोर्सिंग इट्स वे, मतलब मेरा ध्यान गया एक बहुत बड़ी भीड़, मतलब टूवर्ड्स अ ह्यूज क्राउड, बहुत बड़ी भीड़ की ओर मेरा ध्यान अचानक जाता है। और वो भीड़ कहाँ जा रही थी, फोर्सिंग इट्स वे, मतलब ज़बरदस्ती धक्का मुक्की करके अपना रास्ता बना रही थी। अब ये भीड़ कौन थी, आगे देखते हैं। एंड आई डिसाइडेड, अब एंड के बाद मतलब कोई काम पहले होगा, पहले शायद यही मेरा नोटिस की तरफ गया है। और दूसरा फिर क्या होगा, मैंने डिसाइड किया टू स्टॉप इन ऑर्डर टू कवर द स्टोरी फॉर माई न्यूज़पेपर। अब मतलब ये रिपोर्टर होंगे, कैमरा वैमरा निकाल लिए होंगे, भीड़ देखे होंगे लोगों की, तो इन्होंने सोचा चलो न्यूज़पेपर के लिए कवर स्टोरी बनाते हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया इन्होंने, रुक गए वहाँ पे। अच्छा, ये तो उनका काम हो गया। आगे लिखा इन द डायरेक्शन ऑफ पॉपुलर सिनेमा हॉल, अच्छा वो जो भीड़ थी वो एक पॉपुलर सिनेमा हॉल की ओर जा रही है। वे के बाद क्या लगेगा, इन द डायरेक्शन, रास्ता तो यही होगा ना, ए के बाद क्या लगा दो, आप सी लगा दो, लेकिन स्टार्टिंग अभी नहीं हुई है। स्टार्टिंग क्या होगी, एज आई रीच्ड द मेट्रो स्टेशन, जब मैं मेट्रो स्टेशन पहुंचा तो इन्होंने ये सीन देखा होगा, तो ये मेट्रो स्टेशन पहुंचने वाला पहला कर दो, एज आई रीच्ड द मेट्रो स्टेशन पहला हो गया। माई अटेंशन वाज ड्रॉन, ये हो गया दूसरा वाला। उसके बाद क्या होगा, तो बड़ी भीड़ देखी इन्होंने, किस तरह भीड़ जा रही थी, वो तीसरा ले लो, उसी की ओर चले गए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने डिसाइड करा कि चलो मतलब अपने न्यूज़पेपर के लिए कवर स्टोरी तैयार करते हैं, तो ये 4 हो गया। तो मतलब पहले क्या हो गया, पहले आपका डी हो गया, डी के बाद क्या हो गया, ए हो गया, ए के बाद इन्होंने क्या काम किया, ए वाले को ही तो कंप्लीट कर रहा है सी वाला, ए वाला अधूरा था, तो भीड़ किसी और जा रही है, कहाँ जा रही है, सिनेमा हॉल की ओर, तो ए के बाद सी लग गया। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि चलो आज की कवर स्टोरी बनाते हैं, तो DACB कहाँ पर है, DACB ये रहा आपका आंसर, ये लगेगा। क्लियर, चलिए आगे। चलो अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, तो देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो लिखा, खाली जगह भरनी है, पढ़ो। इट इज़ अ जनरल रूल ऑफ फॉर्मल ईमेल्स, ठीक है, तो ये जो हम लोग फॉर्मल ईमेल्स भेजते हैं उसका एक जनरल रूल, एक सामान्य सा नियम ये होता है कि दे एलिमिनेट एनी काइंड ऑफ डैश, कि वो किसी भी तरह के डैश को एलिमिनेट कर देते हैं। किसको एलिमिनेट कर देते हैं, अब ये आ जाओ, कोलोक्वियलिज्म। कोलोक्वियलिज्म क्या होता है, देखो कोलोक्वियलिज्म एक टर्म है, ये कब यूज किया जाता है, जब हम अपनी इनफॉर्मल लैंग्वेज को यूज करते हैं। इनफॉर्मल लैंग्वेज मतलब समझ ली, जैसे लिटरेचर की भाषा नहीं है, कहानी में, कविताओं में, उपन्यासों में ये भाषा नहीं इस्तेमाल होती है, लोकल लेवल पर बोली जाती है। ठीक है, इसको कोलोक्वियलिज्म कहते हैं। ठीक,
तो अब जो ईमेल में देखो कोलोक्वियलिज्म तो अलाउ नहीं होगा। लोकल लेवल पे जो भाषा बोली जाती है, जो देसी ढंग से तैयार कर लेते हैं लोग, मेन वर्ड होता है उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ करके बना लेते हैं, वो कोलोक्वियलिज्म। तो ईमेल के लिए एक रूल है कि ईमेल कोलोक्वियलिज्म को नहीं एक्सेप्ट करता, उसको वो एलिमिनेट कर देता है। दूसरा देखो डायबोलिज्म है। डायबोलिज्म का मतलब होता है शैतान की पूजा। इस समय डायबोलिज्म का मतलब होता है वर्शिप ऑफ डेविल, ठीक है ना, वर्शिप ऑफ डेविल, शैतान की पूजा। तो अब यहाँ इसका तो कोई लेना देना नहीं ना, ईमेल में शैतान की पूजा कहाँ से आ गई होगा। अब इवेंजलिज्म, इवेंजलिज्म का मतलब होता है कि स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, इसको कहते हैं। तो यहाँ उसका भी नहीं मतलब कोई लेना देना है। और पैटर्नलिज्म, पैटर्नलिज्म का मतलब होता है कि जैसे कोई अथॉरिटी होती है, जैसे कोई बॉस होता है, आपका सीनियर चीफ होता है, तो वो जो उसके नीचे लोग होते हैं, जो सबऑर्डिनेट लोग होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनकी फ्रीडम में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। जैसे हम लोगों के दादा हैं, पापा हैं, ये सब लोग क्या करते हैं, आपकी आज़ादी, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज में तो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। तो नीचे के तीनों का कोई लेना देना ईमेल से है वह नहीं। ईमेल से आपका क्या लेना देना है, यही कोलोक्वियलिज्म का ही कुछ लेना देना है और किसी का है नहीं। तो पहला वाला आंसर हो गया, ठीक है। चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिया किसका क्या मतलब होगा। आते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अंडरलाइन किया हुआ है, आयरनिकल अंडरलाइन किया हुआ है, और यहाँ पे दे रहे हैं नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। इसका मतलब अगर वो वर्ड अपनी जगह पर सुटेबल है तो उसको रहने दो, अगर सुटेबल नहीं है तो उसकी जगह पर क्या लगना चाहिए ये देखना है। ये लिखा है आयरनिकल, ये लिखा है आयरनिकली, ये एडवर्ब हो जाएगा। ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक। और ये क्या है, ये एडवर्ब है। अगर कार्य करने का ढंग होगा तो एडवर्ब लगाएंगे, किसी की विशेषता होगी तो एडजेक्टिव लगाएंगे। आयरनी, अगर नाउन की ज़रूरत हो गई तो आयरनी लगाएंगे। आयरनिकलिज्म, ठीक है ना, आयरनिसिज्म तो एक तरह से मतलब एक ट्रेडिशन होती है, एक परंपरा, वो कवियों में पाई जाती है कि वो लोग कवि ये लोग ज़्यादा यूज करते हैं, तो ये एक ट्रेडिशन हो जाएगी। नाउन ये भी है। चलिए, इट इज़ आयरनिकल दैट द स्टूडेंट्स हैड टू बी पनिश्ड, मतलब ये बड़ी विडंबना है। आयरनी किसको कहते हैं, पहले ये बात समझ लो आप, आयरनी किसको कहते हैं। आयरनी ऐसे जैसे हम 10 गलती किए हैं और दूसरे की एक गलती पर उसको सजा देते हैं, तो ये आयरनी है, इसको कहते हैं विडंबना, ठीक है। जैसे कई बार मतलब ऐसा होता है कि जैसे हम ये कहें कि मछली प्यासी है, मछली प्यासी मतलब जो पानी में ही रहता है वो प्यासा है, तो ये आयरनी है, एक तरह की विडंबना होती है। जिसको हम गलत समझते हैं, पता लगा कि उसी ने हमारी मदद की है, तो इसको कहते हैं आयरनी। हम किसी के बारे में जो हमारी धारणा होती है उसका उल्टा रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं कि द स्टूडेंट्स हैड टू बी पनिश्ड, उन बच्चों को सजा दी गई, उनको मतलब पनिशमेंट किया गया। आगे लिखा है कि बिकॉज ऑफ अ रिपोर्ट सबमिटेड बाय अ टीचर, केवल इसलिए उनको सजा दी गई कि वो रिपोर्ट एक ऐसे टीचर ने सबमिट की थी हु हिमसेल्फ वाज नॉट एबव सस्पिशन, जो खुद संदेह के बाहर नहीं था। मतलब एक ऐसा टीचर जो खुद संदेह के दायरे में था, जिसके ऊपर खुद शंका थी किसने गलत किया होगा, तो एक ऐसा टीचर जो खुद सस्पेक्ट है, उसकी रिपोर्ट पर बच्चों को सजा दी गई। तो जाहिर सी बात ये तो विडंबना है, ये तो आयरनी है। अच्छा, आयरनी को हम सही ढंग से यूज करना है यहाँ पे, तो एडजेक्टिव जो इट इज आयरनिकल लिखा है तो ये सही है, यहाँ पे कुछ बदलने की जरूरत ही नहीं है, सही ढंग से लगा। ये क्या बता रहे हैं, इट इज के बाद हमें क्या लगाना है, एडजेक्टिव लगाना है। नाउन की यहाँ जरूरत नहीं है, एडवर्ब लगाएंगे नहीं क्योंकि कार्य करने का ढंग बता नहीं रहे। तो इट इज आयरनिकल दैट, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 7 में क्या है, देखो फिर से खाली जगह है। लिखा है कि द ओनर ऑफ द हाउस वाज डैश, जो मकान का मालिक था, जो मकान का ओनर था, वो क्या हो गया, डैश हो गया एट द वॉचमैन फॉर लेटिंग इन अ स्ट्रेंजर, कि वॉचमैन ने एक अजनबी, एक अपरिचित व्यक्ति को घर में आने दिया था, इसलिए घर का जो मालिक है वो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है गुस्सा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, यही तो बात होगी। अब देखो इंडिफरेंट, इंडिफरेंट का मतलब क्या होता, तटस्थ होता है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ऐसे होता है ना इंडिफरेंट, मतलब ठीक है गया तो गया, कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो जाने दो। तो इंडिफरेंट ये होता है। इंडिफरेंट का मतलब नहाना ना वाला होता है, हमसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडल्जेंट का मतलब क्या होता है, इंडल्जेंट होता है एक तरह से लीनियंट, LENIENT। लीनियंट का मतलब होता है जो नियमों में बहुत ढील देता है, ठीक। जैसे किसी ने गलती कर दी, सपोज करो आप लोग क्लास में जाते हो, कुछ टीचर क्या होते हैं कि अगर आपको क्लास में 5 मिनट लेट हो गए तो गेट आउट,
वो क्या होते हैं, बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि आधा घंटा भी लेट आप पहुंचते हैं तो चलो जल्दी 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 करो, बैठो बैठो बैठो, जल्दी करो, लिखना शुरू करो। तो ये क्या होता है, ये लीनियंट होते हैं कि आपका आधा घंटा तो गया ही, आधा घंटा ही कम से कम पढ़ लो। ये लीनियंट होते हैं जो डिसिप्लिन में, रूल्स में, रेगुलेशंस में थोड़ी छूट देते, थोड़ी ढील दे देते हैं, वो होते हैं। इनको इंडल्जेंट कहा जाता है। क्लियर। चलिए, इम्पेशेंट का मतलब क्या होता है, धैर्य खो बैठे, मतलब एकदम पेशेंस ही नहीं रहा, तो ये वाले इम्पेशेंट हो जाते हैं। इंडिग्नेंट का मतलब होता है एंग्री, गुस्सा हो गए। अब जरा सिचुएशन आप देखो, तो जो मकान का मालिक है वो वॉचमैन पर डैश हो जाते हैं जब वो एक अजनबी व्यक्ति को घर के अंदर जाने देता है, तो इसका मतलब गुस्सा होंगे ना। इम्पेशेंट तो नहीं, क्या होंगे, गुस्सा होंगे। अगर इंडिग्नेंट ना दिया होता तो हम इम्पेशेंट लगा लेते, तब वो सुटेबल था। तो इंडिग्नेंट मतलब क्या होगा, एंग्री हो गया। तो और दूसरा वर्ड लगाना चाहे तो रैथफुल लगा सकते हो, ठीक है। एनरेज्ड होता है, गुस्से के लिए एक वर्ड और लगा लो, RAGE, ये हो जाता है एनरेज्ड, ठीक है। और फ्यूरियस एक वर्ड आता है, फ्यूरी मतलब तूफान होता है, इसी फ्यूरी में OUS लगा दो, फ्यूरियस मतलब गुस्से में एकदम एंग्री हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपके क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, देखो यहाँ तो हमको लिखा हुआ दिख रहा है ग्रामेटिकल एरर। तो ग्रामेटिकल एरर, अच्छा यहाँ कहीं पे नो एरर लिखी नहीं, नो एरर नहीं लिखा है, तो दैट मीन्स हमको इसमें से एरर निकालनी ही निकालनी है। चलो देखते हैं। स्टार्टिंग विद क्लीनिंग द किचन। रीना एक लड़की है जिसने काम शुरू किया स्टार्टिंग विद क्लीनिंग द किचन, किचन की सफाई से स्टार्ट किया। रीना नहीं, रीमा है। रीमा क्रिएटेड अ टास्क लिस्ट, उसने काम की एक लिस्ट बनाई, शुरू किया किचन से, किचन साफ करना वहीं से स्टार्ट किया। आज हमको क्या क्या काम करना है, किचन में झाड़ू लगाना है, किचन की सफाई करनी है, ड्राइंग रूम की सफाई करनी है, आंगन साफ करना, मतलब पूरे काम की एक लिस्ट बनाई। वो काम जो उसको करने थे, लिस्ट ऑफ ऑल जॉब्स दैट वर टू डू, ठीक है, दैट वर टू डू अराउंड द हाउस, घर में चारों तरफ जो काम फैले हुए थे, जिन कामों को खत्म करना था उसको, उसने उसकी एक लिस्ट बनाई। अब ये बताओ, जॉब्स लिखा पर यहाँ, ठीक, थोड़ी देर के लिए दैट को भूल जाओ, तो लिखा है जॉब्स वर टू डू, जॉब खुद करेंगे या किए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जॉब को करना था, जॉब किया जाना था, जॉब खुद इस काम को नहीं करेगा, ठीक। तो ये पैसिव वॉइस में होना चाहिए, जॉब टू डू नहीं, जॉब्स टू बी डन होना चाहिए, ठीक। क्या होना चाहिए, जॉब्स टू बी डन, वो कार्य जो किए जाने थे, ठीक, कार्यों को करना था ऐसा नहीं है, कार्यों को किया जाना था। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में। जॉब कैन नॉट बी सब्जेक्ट ऑफ डू, ठीक है, जॉब कैन नॉट बी एक्टिव सब्जेक्ट ऑफ डू, क्योंकि ये कोई और करता है, ये खुद नहीं करते हैं, जॉब पर काम किया जाता है, इसलिए पैसिव वॉइस होना चाहिए। तो टू बी डन होना चाहिए, जहां लिखा है टू डू अराउंड वहां हो जाएगा टू बी डन अराउंड द हाउस, तो ये दूसरा वाला क्या हो गया, ये मिस्टेक हो गई, ठीक है। जैसे मैं ये कहूँ कि आई रोट अ लेटर या आई एम टू राइट अ लेटर, तो मैं लिखूंगा, तो मैं लिखा आई एम टू राइट अ लेटर, मुझे लिखना है, मैं आई हो गया तो टू के बाद राइट लगा दिया। लेकिन अगर लेटर पहले लगा दिया, अ लेटर इज टू राइट होगा कि अ लेटर इज टू बी रिटन, अ लेटर इज टू बी रिटन होगा, क्योंकि टू राइट लेटर लिखेगा नहीं, लेटर लिखा जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर है, ठीक। आई थिंक कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, यहाँ फिर से एरर का क्वेश्चन है, ठीक। आ जाओ, लिखा है द रेडिएशन लीक फ्रॉम द न्यूक्लियर एक्सीडेंट, एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है, वहाँ से रेडिएशन होना शुरू हो जाता है, रेडिएशन लीक है। एट कहाँ पर, चेरनोबिल, ठीक है। तो लिखा है इफेक्टेड द एनवायरमेंट एंड द सराउंडिंग इरिपेरेबली मतलब जिसकी मतलब मरम्मत नहीं की जा सकती, इतना नुकसान कर दिया, ये लिखा है इफेक्टेड। भाई देखो, जो इफेक्ट होता है EFFECT और एक होता है AFFECT, तो जो EFF वाला होता है ये नाउन होता है, जो AFF वाला होता है ये वर्ब होती है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर इफेक्टेड ई वाला नहीं चाहिए था, क्या चाहिए था, अफेक्टेड होना चाहिए, AFFECTED होना चाहिए था, तो ये वाला आपका गलत हो गया। अफेक्टेड द एनवायरमेंट ना कि इफेक्टेड होगा, क्लियर। चलिए आगे, चलिए अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। तो देखते हैं भैया 10 में क्या दिया हुआ है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या करना है, आपको एक इडियम दिया हुआ है, तो इस इडियम की आपको मीनिंग निकालनी है, ठीक है। चलिए
गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ बेड, ये एक बार इसके पहले भी आ चुका है। ये कब आया है मैं आपको बताऊं, ये शायद पहले वाले डिस्कशन में आया है या फिर ये सीजीएल में आया है। 26-27 जुलाई का जो 2023 में सीजीएल का पेपर हुआ था उसमें आया था गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, या फिर मुझे लग रहा है कि आपके इसी आईबी वाले के पहले वाले सेट में रहा होगा। एकदम एग्जैक्टली किस पेपर में था याद नहीं आ रहा, लेकिन ये क्वेश्चन अभी थोड़े ही दिन पहले मैंने डिस्कस कराया है। गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, अगर आप बिस्तर के रॉन्ग साइड पे उतरते हैं इसका मतलब आपका दिन खराब होने वाला है। यही मैंने उस दिन भी बताया था, है कि नहीं। तो आपका मतलब दिन खराब होने वाला है, आज बहुत बुरा जाएगा, सब नुकसान ही नुकसान होना है। अब इसमें ऑप्शन देखो, समवन हु इज हैविंग अ हॉरिबल डे, ये हो सकता है आपका दिन खराब जाने वाला है, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन हो गया। दूसरा देख लेते हैं, वर्किंग आवर्स फ्रॉम अबाउट 12 AM to 8 PM, ये नहीं होगा। नॉट हैविंग अ गुड नाइट स्लीप, बिल्कुल नहीं होगा। टू मूव बियॉन्ड समथिंग दैट इज नेवर बॉदरिंग यू, तो ये भी नहीं होगा। पहला होगा कि आपका दिन खराब होने वाला, आज आप दिन ठीक नहीं है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, 11 पे आ जाओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, यहाँ पे भैया आपको एंटोनिम बताना है। किसका एंटोनिम बताना है, ये एक वर्ड दिया है डिसोलेट। डिसोलेट का मतलब जानते हो, डिसोलेट एक ऐसी जगह होती है जहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते, वो दूर 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 रहते हैं। 2-3 किलोमीटर जाओगे तो एक घर दिखाई देगा, फिर 2-3 किलोमीटर जाओगे तो एक घर दिखाई देगा, फिर 2-3 किलोमीटर जाओगे एक घर दिखाई देगा, ठीक है। 5-5, 10-10 किलोमीटर तक कहीं कोई दुकान नहीं मिलेगी, बीच में गाड़ी पंचर हो जाए तो फिर मर ही जाओगे, ठीक है। कहीं चाय पानी कुछ नहीं मिलने वाला। तो ऐसी जगहों को जो बहुत दूर 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 बसे होते हैं, घना बसा नहीं होता, उसको डिसोलेट कहते हैं। अब इसका आपको एंटोनिम बताना है, मतलब बहुत घना बसा हुआ चाहिए। अच्छा, अनटेनेंटेड, टेनेंट क्या होता है बच्चा, जरा हमको बताओ। टेनेंट, TANANT। तो आप लोग अगर कहीं बाहर रहते होगो तो किराए पे लिए होगे ना कमरा, तो जब आप कमरा किराए पे लेके रहते हो तो उसको आपको टेनेंट कहा जाता है, उनको लैंडलॉर्ड कहा जाता है। पहले ज़मींदारी में ये होता था कि जिसके पास ज़मीन नहीं होती थी, ज़मींदार से ज़मीन लेकर के जोतता बोता था तो उसको टेनेंट कहा जाता था। मतलब आप प्रॉपर्टी आपकी अपनी नहीं है, ज़मीन या घर आपका अपना नहीं है, आप किराए पर हैं। तो टेनेंटेड हो जाएगा किराए पर दिया हुआ। अनटेनेंटेड मतलब जिसको किराए पर ना दिया गया हो, तो यहाँ तो इसका कोई लेना देना नहीं है। इम्पटी का मतलब खाली हो जाता है, तो ये तो डिसोलेट से मिलता जुलता हो जाएगा। इम्पटी मतलब लोग रहते ही नहीं है, खाली जगह पड़ी हुई है। डिस्ट्रेस्ड का मतलब क्या होता है, एकदम से उदास हो चुके हैं, होपलेस हो चुके हैं, ज़िंदगी से निराश हो गए हैं, अब हमारा कुछ नहीं होने वाला है, ये हो गया। और पॉपुलस का मतलब क्या होता है, खूब घना बसा हुआ, मतलब 2 घरों के बीच में से निकलोगे तो मतलब सिर बचा के निकलना होगा, नहीं तो कहीं से खरोंच लग जाएगी, इतना घना बसा हुआ है। थोड़ी थोड़ी पतली पतली गलियाँ होंगी, पॉपुलस हो जाएगा। तो डिसोलेट का एंटोनिम यही पॉपुलस होगा, सबसे सटीक, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में क्या करना भैया, देखो इसमें स्पेलिंग आपको करेक्ट करनी, चारों वर्ड एक ही दिए हुए हैं, तो इसमें स्पेलिंग आपको करेक्ट करनी है कि इन चारों में से किसकी स्पेलिंग करेक्ट है। तो जो वर्ड दिया है फार्चूसस, इसको 3 हिस्सों में तोड़ो। एक लिखो आप FOR, ठीक। दूसरा क्या लिखोगे आप, TUI। फिर तीसरा क्या लिखोगे, TOUS, ठीक। 3 टुकड़े तोड़ो। तो फॉर ऊपर वाले में क्या है, TUI, यहाँ पे गलत हो गया। तीसरे में TIO लिखा हुआ है, TI नहीं TOUS होगा। यहाँ पर FOR TUI दिया है, लेकिन एक T लगाना था वो छूट गया, तो ये वाला गलत हो गया। यहाँ देखो FOR दिया है, TUI दिया है, TOUS दिया है, तो ये चौथा वाला आपका एकदम से ठीक होगा। तो अभी फार्चूसस का मतलब क्या होता है, फार्चूसस का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो बाई चांस हो जाती है, नॉट इंटेंशनल। हम जो प्लान बनाए होते हैं हमारी योजना के अनुसार नहीं होता, नॉट, इट डज नॉट हैपन अकॉर्डिंग टू आवर इंटेंशन, अकॉर्डिंग टू आवर प्लान, बट इट हैपन्स ऑटोमेटिकली, इट हैपन्स बाई चांस, जिसके बारे में हमें पहले से कुछ नहीं पता होता है। इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की घटनाओं को फार्चूसस कहते हैं। नेक्स्ट में आ जाओ, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 13 में इडियम है, देखो लिखा है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच का मतलब सपोज करो यहाँ से, जैसे आप पेंटिंग कर रहे हो, जब आप कोई पेंटिंग वेंटिंग स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले क्या होता है, एक लाइन खींचते हो, इस लाइन के ऊपर फिर आप डिजाइन बनाओगे। तो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच का मतलब होता है एकदम शुरुआत से कोई चीज़ एकदम स्टार्टिंग से, एकदम बिगिनिंग से करना, शुरू करना, ठीक है। तो अब बताओ इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा, पहले हम पढ़ें तब तो। लिखा है टू डिसाइड क्विकली विदाउट अ थॉट, बिल्कुल नहीं होगा। टू टेक एडवांटेज ऑफ समथिंग, बिल्कुल नहीं होगा। टू बिगिन फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, एकदम से शुरुआत से स्टार्ट करना, हाँ ये होगा आपका तीसरा वाला,
ठीक है, अब आगे आ जाओ, देखें 14 नंबर में क्या है। तो 14 नंबर में देखो यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर पूछ रहे हैं और एरर बतानी ही बतानी है क्योंकि नो एरर का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आगे आ जाओ, ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना, ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर अपॉर्चुनिटी। जब मतलब अरुण है, एक बच्चा है, ये अपॉर्चुनिटीज को लुकआउट मतलब क्या, तलाश में, अवसरों को, मौके की तलाश में। नेवर सर्क्ड अवे फ्रॉम न्यू असाइनमेंट्स, उसको जब कोई नया काम मिलता है तो वो कभी जी नहीं चुराता। सर्क का मतलब क्या होता है, जी चुराना, SHIRK, सर्क। सर्क मतलब होता है काम से जी चुराना, ठीक। तो वो कभी नए नए असाइनमेंट, नए नए काम से कभी जी नहीं चुराया उसने। तो अब देखो, सर्क का मतलब होता है किसी काम से जी चुराना, तो इसमें अवे लगाने की क्या जरूरत है, सर्क अवे नहीं होगा, सर्क फ्रॉम न्यू असाइनमेंट, सर्क फ्रॉम वर्क, तो अपने काम से जी नहीं चुराता, अवे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सर्क के बाद अवे नहीं होगा तो आंसर कौन सा होगा, ये चौथा वाला होगा। आगे बढ़े, चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आ गया कौन सा, 15 आ गया, ठीक है। तो चलो ये 15 है, 15 में खाली जगह भरनी है। लिखा है सी डिसाइडेड, ठीक, क्या लिखा है, सी डिसाइडेड टू के बाद हम और की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, चारों में साइन ही लिखा हुआ है। सी डिसाइडेड टू साइन डैश हर राइट टू द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो पूर्वजों की संपत्ति थी, जो पैतृक संपत्ति थी, उसने उस पैतृक संपत्ति को डैश करने का डिसाइड किया। और ये क्या है, अपने अधिकार, शायद अपने अधिकार क्लेम करेगी, अपने अधिकार छोड़ेगी। लिखा है एज मैंने, क्योंकि सी वांटेड टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हुआ, पैतृक संपत्ति के लिए घर में विवाद फैला हुआ था, झगड़ा चल रही थी, भाई बहनों में बोलचाल नहीं वगैरह वगैरह, ये सब तमाम जाम रहा होगा। अब सब लोग जानते हैं पैतृक संपत्ति के लिए विवाद होता है। तो उसने क्या किया कि उसने डिसाइड किया कि हम पैतृक संपत्ति में कोई विवाद ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको साइन अवे कर देते हैं। तो इसको कहते हैं साइन अवे। साइन अवे का मतलब होता है, पहला वाला लगेगा आपका ऑप्शन, साइन अवे का मतलब होता है अपने पैतृक अधिकार को छोड़ देना, डीड, गिफ्ट डीड वगैरह के माध्यम से किसी को दे देना, साइन कर देना, समझ गए। तो साइन अवे ये हो गया। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे होगा, जब हम अपने पैतृक अधिकार को छोड़ते हैं, जिसको आप कह सकते हो एब्डिकेट कर देना, अपना हक क्विट कर देना, एब्डिकेट कर देना, अपने हक को, अपने अधिकार को छोड़ देना किसी के फेवर में। साइन विद, साइन विद का मतलब होता है कि आप किसी के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए हो, ठीक, आप ज्वाइन कर रहे हो। जैसे मान लो हमारी कोचिंग आप ज्वाइन कर रहे हो, या हमारे साथ काम करना आप एक्सेप्ट कर रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम करने को स्वीकार कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, तो अब साइन विद हो जाता है। और साइन फॉर, देखो साइन फॉर कब लगता है, एक्नॉलेजमेंट। जैसे आपके यहाँ कोई लेटर आता है, कहीं किसी डिपार्टमेंट से कोई रिसीप्ट आती है, कुछ आता है कोई कागज़, आप उसको पोस्टमैन के सामने क्या कहते हैं, साइन कर देते हैं। साइन करते हैं तो आप ये कहते हैं कि यस आई हैव रिसीव्ड द पार्सल, हमने पार्सल को रिसीव कर लिया है, इसके लिए आप साइन फॉर करते हो। साइन फॉर करने का मतलब होता है यू एक्नॉलेज दैट द थिंग हैज़ बीन रिसीव्ड बाई यू, ठीक हो गया। साइन इन, अब ये हमको बताने की ज़रूरत है क्या, आप लोग तो करते हैं ना, मतलब तमाम वेबसाइट्स पे साइन इन करते हो कि नहीं करते हो, फेसबुक वगैरह हो गया, इंस्टा वगैरह, इसमें साइन इन करना पड़ता है, साइन आउट करना पड़ता है, तो वो वाला साइन इन हो गया, आप जानते ही हो। आंसर हमारा कौन सा होगा, पहला वाला होगा, साइन अवे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16। तो 16 में क्या है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, किसके लिए, द क्वालिटी और एक्शन ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली जनरस। अरे ये तो अभी थोड़ी देर पहले आया था, जिसको मैंने बताया था कि जो बहुत उदार होता है, बहुत ही क्या कहते हैं, जनरस होता है, दानी, दयालु या इस टाइप का होता है, स्ट्रिक्ट वाले के अपोजिट में बताया था। क्या था उसमें, चलो नहीं याद आ रहा, थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। इंडल्जेंट, हाँ याद आया, इंडल्जेंट वर्ड था, मैंने बताया था उस समय। जो स्ट्रिक्ट नहीं होते थे, थोड़े से उदार टाइप के होते हैं, थोड़े नरम होते हैं। तो क्वालिटी ऑफ एक्शन ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली जनरस, कोई आदमी बहुत ही जनरस होता है, उस क्वालिटी को क्या कहते हैं, मुनिफिकेंस। क्या होता है, ये होता है मुनिफिसेंस। तो ये होगा, मुनिफिसेंस का मतलब जानते हो क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत ही जनरस या मैग्नेनिमस, एक वर्ड आता है मैग्नेनिमस, कल वाले में शायद था ये मैग्नेनिमस, मैंने कल बताया था, मैग्ना होता है नानी होगा और निमस होगा, ऐसे वर्ड आता है, तो वही वाला मैग्नेनिमस होता है, म्यूनिफिसेंस होता है, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन होगा। रेटिसेंस क्या होता है, रेटिसेंस मतलब बहुत कम बोलना होता है, ठीक, क्या होता है, बहुत कम बोलना, शांत रहना, टैसिटर्न होते हैं ये लोग। कुछ लोग बहुत बोलते हैं और कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, तो जो बहुत कम बोलते हैं उनको क्या कहा जाता है, टैसिटर्न कहा जाता है, या
रेटिसेंट कहा जाता है, RETICENT, रेटिसेंट या टेसिटर्न कहा जाता है, ठीक है। तो उसी से बना हुआ रेटिसेंस, ठीक है, कम बोलने को कहते हैं। नेसेंस क्या चीज़ होती है? नेसेंस होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना, एकदम नया नया, जिससे आपके जीवन की शुरुआत हुई है। कोई बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, उसने जीवन की अभी अभी शुरुआत की है, उसको नेसेंस कह सकते हो। या कोई काम अभी अभी आपने शुरुआत किया है, तो ये एकदम बिगिनिंग होती है, एकदम स्टार्टिंग, शुरुआत होती है। कन्वेलसेंस क्या होता है? तो कन्वेलसेंस बहुत ज़्यादा बस सीजन में भी पूछा गया है ये वर्ड। कन्वेलसेंस का मतलब होता है आप बीमार हैं, पता लगा कई साल से बीमार हैं या कई महीनों से या कई दिनों से, 10-15 दिन से बीमार हैं। अब जब आप धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं, तो रिकवरी फ्रॉम डिजीज, रिकवरी फ्रॉम इलनेस, जब आप बीमारी से रिकवर होने लगते हैं, ठीक होने लगते हैं, तो उसको कहा जाता है कन्वेलसेंस, ठीक है। तो आंसर फिलहाल यहाँ पर क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। ये 3 वर्ड हो गए, यहाँ हमारे काम के नहीं है, यहाँ होगा का आपका मुनिफिसेंस होगा, ये है आपका आंसर, ठीक। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में। तो 17 क्या कह रहा है? देखो ये खाली जगह दी हुई है, इसमें क्या लगाना पड़ेगा? स्पीकिंग डैश इज समटाइम्स कंसिडर्ड अ वर्च्यू स्पेशली व्हेन द स्पीकर हैज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू मेक। किसी को जब कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट या कोई खास बात कहनी होती है, कोई अपना स्पेशल दृष्टिकोण देना होता है, तो कभी कभी मतलब अपने टर्न पर नहीं, मतलब अपने टर्न के आगे पीछे बोल लेना भी कभी कभी अच्छा, एक बढ़िया चीज़ मानी जाती है, ठीक है ना, एक वर्चू माना जाता है। मतलब आपका नंबर नहीं है, आपको बुला लिया गया और आप बोल लेते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं क्या? आउट ऑफ टर्न, ठीक। 10 लोगों को बुलाया गया बोलने के लिए, मेरा नंबर 5वें नंबर पे था, पता लगा हमको दूसरे नंबर पे उन्होंने बुला लिया। तो कभी कभी क्या होता है ना कि ये बड़ा अच्छा हो जाता है, क्योंकि हमको बहुत कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। हमको 9वें 10वें नंबर पर बुलाओगे तब तक लोग उबने लगते हैं, तो हमको 10वें नंबर 8वें नंबर से उठा के दूसरे नंबर पर बुला लिया, तो कभी कभी एक मौका मिल जाता है, बड़ा बढ़िया चांस मिल जाता है कि अपनी सारी बात कह लेने का। तो इसको क्या कहोगे? स्पीकिंग आउट ऑफ टर्न, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आउट ऑफ कंट्रोल और आउट ऑफ हैंड होने का एक ही मतलब होता है कि कोई चीज़ आपके हाथ से निकल चुकी है, आपके कंट्रोल के बाहर हो गई है। आउट ऑफ डेट का मतलब क्या हुआ? बहुत पुरानी, अप्रचलित हो गई है। आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ डेट मतलब जो चीज़ें अब नहीं चल रही हैं उस तरह से यूज किया जाता है, फैशन के बाहर है, ठीक है। तो यहाँ बोलने के लिए टाइम की बात थी, तो टर्न, आउट ऑफ टर्न ज़्यादा सुटेबल लगेगा, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा होगा? 18 होगा। 18 में क्या करना है? फिर से एक अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग एक तरफ से पढ़ के देखते हैं। लिखा कि देयर हैड ऑलरेडी बीन अबंडेंट रेनफॉल इन दिल्ली। तो शुरुआत में कह रहे हैं कि दिल्ली में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, एक बात हो गई है। लिखा है इट वाज अ ट्रेजिक एंड ऑफ समर, तो ये गर्मी का बहुत ही दुखद अंत था, ठीक है। तो ये तो लास्ट में आ जाएगा, हमको लग रहा है कि ये सेंटेंस। चलो देख लेते हैं, लिख दिया उसके आगे। आगे लिखा अ स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, बहुत तेज हवा चलना शुरू हो जाती है, और रेन केम कॉजिंग हैवक ऑल राउंड, उसके बाद बारिश आती है पीछे पीछे, कॉजिंग हैवक, हैवक का मतलब क्या हुआ? एकदम विनाश लीला फैलाते हुए प्रलय ले आ देती है, ठीक है। तो ये तेज हवा के बाद बारिश, बहुत प्रलयकारी बारिश हो जाती है, ये दी हो गया। वन डे अ साइक्लोनिक स्टॉर्म हिट द रीजन, एक दिन एक साइक्लोनिक स्टॉर्म, चक्रवाती तूफान, रीजन मतलब क्या हुआ? दिल्ली के रीजन को हिट करता है। तो ये रीजन किसके लिए लगा है? दिल्ली। यानी कि हम इसको दिल्ली वाले सेंटेंस को पहला कर दें, पी पहले होगा, पी पहले एक ही में दिया हुआ है, पी पहले दिया हुआ है, तो ये दिल्ली के बाद तो पहले पी लग जाएगा, पहले पी लगेगा। उसके बाद देखो एस लगा है, एक दिन चक्रवाती तूफान आता है, चक्रवाती तूफान आता है तो क्या करेगा? चक्रवाती तूफान आएगा तो कैसे हुआ क्या कि पहले एक बहुत तेज हवा आई, उसके बाद क्या आता है? बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उसके बाद इन्होंने कंक्लूजन लिख दिया कि इट वाज अ ट्रेजिक एंड ऑफ द समर। इस तरह से गर्मी का बहुत भयानक अंत हुआ, ठीक है। तो ये थर्ड वाला सही है। आगे आ जाओ अपने 19 नंबर पे। तो देखो 19 नंबर पे क्या है कि इडियम दिया हुआ है, इसका आपको मतलब बताना है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स का मतलब क्या होता है? आपको डबल अपॉर्चुनिटीज एंजॉय करने को मिल रही हैं, दो खुशियां मिल रही हैं, और दोनों अलग अलग टाइप की मिल रही हैं। जैसे आपका सिलेक्शन हो गया और आपकी पोस्टिंग हो गई, तो ये 2 तरह की खुशियां नहीं हुई, ये ऐसे खुशी होती है जैसे मान लीजिए कि सपोज करिए कि नौकरी लगने के पहले ही आपकी शादी हो गई है, ठीक है, आपके घर एक बच्चा पैदा होता है, ठीक, आपके घर में बच्चा पैदा होता है, उधर आपकी नौकरी लग जाती है। तो दो खुशी, इसको कहते हैं दो खुशियाँ, डबल अपॉर्चुनिटी आप एंजॉय कर रहे हैं ऐसे। या आपके घर में बच्चा पैदा होता है, उधर आपका प्रमोशन हो जाता है, ठीक, आपकी शादी तय होती है, उधर आपका प्रमोशन हो जाता है, इस तरह से चीज़ें होती है, तो डबल खुशियाँ होती हैं। चलो ढूंढो,
एन इवेंट दैट हैपन्स फ्रिक्वेंटली, बिल्कुल नहीं। प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट, बिल्कुल नहीं। अंडरस्टैंडिंग समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, ये भी नहीं। टू एंजॉय टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एट द सेम टाइम, एक ही समय पे दो अलग अलग खुशियों का आप एंजॉय कर रहे हो, ये हो जाती है, ठीक। तो चौथा वाला हो जाएगा। आगे आ जाओ, आज का आखिरी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है द लास्ट स्ट्रा, ये आ चुका है, रिपीटेड है, ये रिपीटेड है। ये किस में आया था? CGL 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है, द लास्ट स्ट्रा। द लास्ट स्ट्रा का मतलब क्या होता है? कुछ अनफेवरेबल हैपनिंग्स हो रही हैं, कुछ अशुभ घटनाएं आपके साथ, लगातार कुछ नुकसान हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी मोड़ी चोट लग गई, कुछ निगेटिव आपके साथ हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। तो 4-6 निगेटिव घटनाएं होने के बाद जब आखिरी वाली निगेटिव घटना, उसके बाद अब नहीं होनी है कुछ, तो ये कहा जाता है लास्ट निगेटिव इंसिडेंट जो आपके साथ होती है, उसको कहते हैं फाइनल, आखिरी वाली। तो अनएबल टू अंडरस्टैंड ये होगा नहीं, क्या लिखा है? द फाइनल इवेंट इन अ सीरीज ऑफ अनएक्सेप्टेबल एक्शंस। अनएक्सेप्टेबल एक्शंस का मतलब आपके साथ जो निगेटिव घटनाएं घट रही हैं उसमें से लास्ट फाइनल वाली हो गई। तो ये दूसरा वाला होगा, और क्या? तीसरा चौथा पढ़ना चाहो पढ़ के देख लो। टू पोलाइटली आस्क फॉर समवन फुल अटेंशन, ये भी नहीं होगा। मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, ये भी नहीं होगा। तो वही मैं कह रहा था ना, दूसरा वाला होगा। तो इस तरह से हमने 20 क्वेश्चंस आज भी कर डाले। ये कौन सा था? 19 फेब। आज क्या कर रहे थे हम लोग? 19 फेब का शिफ्ट फर्स्ट, ठीक है, और डिस्कशन 4 था। 4 हो गया है, अभी 5 और बचे हुए हैं। 5 के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और अभी नेक्स्ट वीक से, आज सैटरडे है, नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेनो का भी, और SBI का चूँकि एग्ज़ाम आने वाला है, तो 2-4 पेपर SBI के सोच रहा हूँ करा दूँ। तो आप लोग SSC वाले हो, आप SSC वाला करते रहिएगा। जो लोग SBI वाले हैं वो अपना SBI का पेपर देख लेंगे, प्रीवियस पेपर 2-4 कराने की सोच रहा हूँ, ठीक है। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है? अपनी राय हमको ज़रूर दीजिएगा, जैसे देते रहे हैं, और अपनी कोई ज़रूरत हो तो वो बताइएगा। तो जाड़ा बहुत पड़ रहा है, खाओ पियो कायदे से मतलब ओवर नहीं खा पी लेना, नहीं तो नींद आएगी। जैसे रजाई गर्म होगी, कुर्सी मेज में तो पढ़ नहीं पा रहे होगे, रजाई ओढ़ के बैठोगे पढ़ने के लिए, जैसे रजाई गर्म होगी उसे नींद आने लगेगी। तो ज़्यादा मत खाना रात में, थोड़ा सा खाओ। अच्छा, जाड़े में भूख भी बहुत लगती है, तो रखे रहना, थोड़ा थोड़ा करके खाते रहो, संयम रखो, ठीक है। संयम रख के पढ़ाई करो। जाड़ा बहुत बढ़िया मौसम होता है पढ़ने का। और न्यू ईयर भी आने वाला है, तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट मत करना, थोड़ा 1-2 घंटे सेलिब्रेट कर लेना, उसके बाद पढ़ाई पे लग जाओ, क्योंकि जल्दी ही आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। और जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो सिलेक्शन के बाद हर महीने न्यू ईयर मनाइएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो ये मेरी सलाह है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए पढ़ाई करो। कल मिलते हैं इसी समय। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।